गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग दिल्ली सल्तनत के सीरीज के अंतर्गत तुगलक वंश के इतिहास को कवर कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पे 1351 से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य तक शासन किया होता है। और जो फिरोज शाह का जो जन्म होता है वो 1309 ईस्वी में होता है। फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक होता है वो ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को होता है तथा पुनः फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक दिल्ली में 22 मार्च 1351 ईस्वी को होता है। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो ठट्टा के नज़दीक हो जाती है। गंभीर रूप पे वो बीमार होता है और वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति के द्वारा फिरोज शाह तुगलक का भी राज्याभिषेक कर दिया जाता है 20 मार्च 1351 ईस्वी को। तथा जब वो पुनः दिल्ली आता है तो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का पुनः राज्याभिषेक होता है 22 मार्च 1351 ईस्वी को। खलीफा के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित दो नए प्रकार के सिक्के भारी मात्रा में जारी किए होते हैं, जिनका नाम होता है अद्या, जो कि जीतल का 50% होता है, और मिस्र, जो कि जीतल का 25% होता है। साथ ही उसने सिक्कों पर अपना नाम, अपने पुत्र फतह खां का नाम अंकित करवाया होता है, जो कि उसका उत्तराधिकारी होता है, और उसके साथ ही खलीफा के नाम को भी वो सिक्कों पर अंकित करवाता है। फिरोज शाह तुगलक ने ताज घड़ियाल नामक जल घड़ी बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है तो उस वक्त उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें किसानों का विद्रोह शामिल है, उलेमा वर्ग, अमीर वर्ग और सैन्य वर्गों में असंतोष की भावना, और तीसरा है राज्य का खाली खजाना, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के कई असफल नीतियों की देन होती है, और चौथा है साम्राज्य का विघटन। तो इसके लिए फिरोज शाह तुगलक क्या कदम उठाता उसे हम लोग आगे देखेंगे। किसानों के विद्रोह और उसके समाधान के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के ऋणों को समाप्त कर दिया। देखो, 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की होती है और उसी वक्त उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ता है। नतीजा ये होता है कि किसानों में असंतोष की भावना बढ़ने लगती है, क्योंकि कर की जो वृद्धि होती है उसमें कोई कमी नहीं की जाती है। अब किसानों में विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिसके तहत वो अपने खेतों में आग लगा देते हैं, फसल को खुद ही नष्ट कर देते हैं, जिसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के सहायता के लिए दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग का स्थापना करता है, जो कि किसानों को ऋण सहायता प्रदान करता है। ऋण बहुत भारी मात्रा में बांटे जाते हैं, लेकिन उस ऋण का रिकवरी नहीं होता है। अब फिरोज शाह तुगलक जब शासन बनता है तो किसानों का जो ऋण होता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में किसानों को दिया जाता है, उन ऋणों को फिरोज शाह तुगलक माफ़ कर देता है, उन ऋणों को समाप्त कर देता है। साथ ही दिल्ली के जनता में जो विद्रोही भावना फैली हुई थी उसे समाप्त करने के लिए खलीफा से 2 बार अपने पद की स्वीकृति प्राप्त करी होती है तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है, जिसमें पूर्व के सभी शासकों के नाम को भी वो शामिल करता है, जिसमें मोहम्मद गौरी से लेकर तुगलक वंश तक के शासकों के नाम शामिल होते हैं। एक नाम नहीं होता है, जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस नाम को छोड़कर उसने सारे शासकों के नाम शामिल करे होते हैं। अब देखो, अमीरों, सैनिकों और उलेमा वर्ग में असंतोष की भावना फैली होती है। उसके समाधान के लिए क्या करता है, तो क्या करता है भाई, सैनिकों और अमीरों के संतुष्ट करने के लिए उनके पदों को वंशानुगत कर देता है, उनके पदों को वो आरक्षित कर देता है। अब वो ये करता है कि अगर आपके कोई संतान नहीं है तो आप किसी रिश्तेदार को भी अपने पद पर आसीन कर सकते हो। अब देखो, इससे होता क्या है कि पहली बात तो सैनिकों की योग्यता पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब दूसरी बात होता है कि भ्रष्टाचार की भावना बढ़ने लगती है, लोग पैसे देकर रिश्तेदार बनने लगते हैं। अब फिर दूसरा क्या करता है कि सैनिकों को वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा को पुनर्जीवित करता है। इससे पहले इल्तुतमिश के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा था इक्तेदारी प्रथा, और फिर जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है तो वो नगद वेतन के आधार पर अस्थायी सेना को खड़ा करता है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल, तो वो वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा को वो फिर से पुनर्जीवित कर देता है। उलेमा वर्ग, देखो उलेमा वर्ग उन्हें करते हैं जो कि इस्लामिक धार्मिक ज्ञान के संरक्षक होते हैं और इस्लामी कानून के व्याख्याकार भी होते हैं। अब इनके विशेष अधिकार को मोहम्मद बिन तुगलक समाप्त कर देता है तथा सबको एक ही न्याय की परिधि में ले आता है। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो वो उलेमा के विशेष अधिकार को उन्हें पुनः सौंप देता है। साथ ही फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अगर आप देखोगे तो भ्रष्टाचार की भावना ज़्यादा फैल चुकी होती है।
अब इससे यही जो होता है उसके साम्राज्य के विघटन का कारण भी बनता है। और ये फिर क्या करता है कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक कार्यों का जो आधार होता है वो शरीयत को बनाता है। शरीयत क्या होता है? एक तरीके का ये एक इस्लामिक कानून है। इसके आधार पर दिल्ली के प्रशासनिक कार्यों को वो अंजाम देता है, और ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है, पहला शासक होता है। फिरोज शाह तुगलक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसने हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया होता है। अभी इतिहासकार ये मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक धर्म परिवर्तन कराने पर ज़्यादा बल देता है, लेकिन कुछ ब्राह्मण इनकी बातों पर नहीं आते, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, उन पर यह जजिया कर लगाता है। तो इतिहासकारों का अपना अपना मत है। हमें क्या, हमने तो बस ये इतना पढ़ना है कि हिंदू शासकों पर पहली बार जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। मुस्लिम महिलाओं को पीर के मज़ारों पर जाने पर पाबंदी लगाई और पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित किया। उसने मंदिरों को नष्ट करवाया तथा मंदिरों के मरम्मत पर भी पाबंदी लगाई। और इसने कुछ प्रमुख मंदिरों को नष्ट किया, जिसमें नाम है श्री जगन्नाथ मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर इत्यादि मंदिरों के नाम शामिल हैं। राज के खाली खजाना और उसके समाधान के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कदम उठाए होते हैं। उसमें क्या करता है कि राज्य के आमदनी का ब्यौरा तैयार करता है, और ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान होता है। बंजर भूमि के विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, सिंचाई व्यवस्था का विकास करता है, उसके लिए यह नहरों का निर्माण करवाता है, और ऐसा करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। उत्तर भारत में यह नहरों का जाल बिछा देता है, और जिससे फ़ायदा होता है दिल्ली, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था ठीक हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। देखो उसके बारे में पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है सतलज नदी से दीपालपुर तक। इस नहर का नाम होता है रजबाह नहर, जो कि उसके पिता रज्जब के नाम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा नहर है यमुना नदी से लेकर सिरमौर तक, और इसका नाम होता है उलुग खानी नहर, और यह इसके चचेरे भाई के याद में बनवाया होता है। अब देखो, नहर का निर्माण कराया, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट, ये 2 कॉस्ट उसे लगते हैं। उसके साथ ही अब देखो नहर का कार्य निर्माण तो शुरू हो जाता है, नहर कंप्लीट भी हो जाता है, और नहर का उपयोग का काम शुरू होता है। उपयोग से किसानों को बहुत फ़ायदा मिलता है। उनकी बंजर भूमि सिंचित भूमि में कन्वर्ट हो जाती है और कृषि योग्य भूमि में बदलने लगती है, जिससे किसानों को फ़ायदा होता है। तो उसी पर फिरोज शाह तुगलक ने कर लगाया था, जिसे सूर्स कहते हैं या फिर हके सर्व के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार का सिंचाई कर होता है, और यह भूमि के उपज का 10% था, 1/10 था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हके सर्व किस प्रकार का कर है, तो यह एक प्रकार का सिंचाई कर है, और इसे फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, और यह उपज का 10% यानी 1/10 भाग पर 1/10 भाग था। तीसरा नहर है सिरमौर से हांसी के बीच। चौथा नहर है घग्गर से फिरोजाबाद तक। पांचवा नहर है यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। यह कुछ 5 प्रमुख नहर थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित। फिरोज शाह तुगलक ने फलों के 1200 बगीचे लगवाए और फलों के निर्यात पर अधिक बल दिया। आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सारे करों को फिरोज शाह तुगलक समाप्त कर देता है। इसने 36 प्रकार के कारखानों की स्थापना की तथा कारखानों में वेतनभोगी गुलामों को नियुक्त किया होता है। अब देखो, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक गुलाम जो थे फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में ही थे। यह 1,80,000 गुलामों को पाल रखा होता है। उन्हीं में से कुछ जो योग्य गुलाम होते हैं उन्हें वेतनभोगी गुलामों के रूप में कारखानों में वो लगाता है। अब देखो, कारखानों का जो स्थापना होता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही होता है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक विकास है वो फिरोज शाह तुगलक के काल में होता है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कष्टकारी करों का समापन कर दिया तथा शरीयत पर आधारित 4 प्रकार के कानूनों को वो लागू करता है, जिसमें एक खराज है जो कि एक तरीके का भूमि कर है। दूसरा है खुम्मस, जो कि युद्ध में लूटे गए माल पर, धनों पर लगाया जाता है। और यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने एक फरमान जारी किया था कि युद्ध में लूटे गए जो धन है उसका 4/5 भाग सैनिकों को दे देने का आदेश देता है, सैनिकों में बांटने का आदेश देता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका नुकसान बाद में सुल्तान को झेलना पड़ता है। तीसरा है जजिया कर, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। चौथा है जकात, जो कि मुसलमानों की आय से लगने वाला कर है। स्वतंत्र राज्य जो होते हैं, साम्राज्य के विघटन की समस्या होती है, उसके समाधान के लिए
फिरोज शाह तुगलक ने कुछ कदम उठाए थे, उसे देखते हैं। यह स्वतंत्र हुए क्षेत्रों को पुनः जीतने की कोशिश नहीं करता। यह साम्राज्य विस्तार पर भरोसा नहीं रखता, बल्कि इसके अंतर्गत जो साम्राज्य है उससे सुदृढ़ करने की ज़्यादा कोशिश करता है। इसने अपने जीवन काल में 4 अभियान करे होते हैं, तो देखते हैं बारी बारी से। 1353 ईस्वी में इसने बंगाल अभियान किया था। उस वक्त वहाँ के शासक थे शमसुद्दीन इलियास शाह, और इस अभियान में फिरोज शाह तुगलक को असफलता मिलती है। इस क्षेत्र में वह पुनः 1359 ईस्वी में फिर पुनः आक्रमण करता है बंगाल पर। उस वक्त वहाँ का जो शासक होता है वो सिकंदर शाह होता है, और यह शमसुद्दीन का पुत्र होता है। इस अभियान में भी फिरोज शाह तुगलक की हार होती है, और इस अभियान से लौटते वक्त फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में उड़ीसा पर हमला किया, और यहाँ पर वो विजयी होता है। यहाँ के शासक होते हैं भानुदेव तृतीय, इन्हें पर वो पराजित करता है। साथ ही वो आगे बढ़ता है, पुरी में जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त करता है, मंदिर को लूटता है, तथा मंदिर के जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें उठाकर वो समुद्र में फेंकवा दिया होता है। वहाँ से वो आगे बढ़ता है, 1361 ईस्वी में नागरकोट पे आक्रमण करता है। वहाँ भी वह विजयी होता है, और वह ज्वालामुखी मंदिर को वहाँ आगे बढ़कर नष्ट करता है। ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त ग्रंथों में से कुछ जो ग्रंथ होते हैं उसे फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। यहाँ से कुल उसे 1200 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, और जो फारसी भाषा के अनुवादक हैं उनका नाम होता है आजुद्दीन खलीद खानी। यह फिरोज शाह तुगलक के प्रसिद्ध फारसी भाषा के अनुवादक होते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दलालते फिरोज शाही, जो कि दर्शन और नक्षत्र विज्ञान पर आधारित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस नाम को ध्यान में रखिएगा। नागरकोट पर आक्रमण करता है तो उस वक्त उनका जो सामना होता है, फिरोज शाह तुगलक का जो सामना होता है जंबानियों से होता है, और यह जो युद्ध होता है यह 6 महीनों तक चलता है। और इसी अभियान के दरमियान फिरोज शाह तुगलक की जो सेना होती है वो रास्ता भटक जाती है, लेकिन मौके पर तुगलक के वजीर खाने जहां मकबूल के द्वारा सैन्य सहायता पहुंचाने पर फिरोज शाह तुगलक की जीत होती है, और यहां पर नागरकोट के जो शासक होते हैं वो वार्षिक कर के रूप में फिरोज शाह तुगलक की शर्तों पर राजी होते हैं। साथ ही जो दक्षिण भारत में स्वतंत्र हुए राज्य होते हैं विजयनगर, बहमनी और मदुरा, इसे पुनः जीतने की कोशिश फिरोज शाह तुगलक ने नहीं करी होती है। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों का निर्माण कराया, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नाम का एक नया शहर बसाया। दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला आबाद है यह कभी उसके दुर्ग का काम करता था, और इस किले को कुस्के फिरोज यानी फिरोज के महल के नाम से पुकारा जाता है। इतिहासकार फिरोजाबाद को दिल्ली का 5वां शहर मानते हैं। 300 शहरों में कुछ प्रमुख शहर थे, उनके नाम आप देख लो। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर, ये कुछ प्रमुख शहर थे फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में बसाए गए। देखो, यमुना नदी के किनारे बसाया गया शहर फिरोजाबाद जो होता है वो सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। अब देखो, शहरों के अलावे वो नहरों, अस्पताल, मस्जिद और गुंबदों इत्यादि का भी निर्माण करवाया होता है। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने गुज्जर समुदाय की युवती से विवाह किया होता है, और उसने अपने पुत्र फतेह खां के जन्मदिन पर फतेहाबाद शहर का स्थापना किया होता है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर नामक नगर की स्थापना की, और इस नगर का जो नाम होता है वो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के याद में की थी। इसने स्थापत्य कला के विकास पे बल दिया, और इसके लिए उसने एक विभाग बनाया होता है जिसका नाम होता है दीवाने इमारत, और इसी विभाग के द्वारा मदरसा जो कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र होता है, मकतबों जो कि उच्च शिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता है, इनका निर्माण करवाता है, तथा इसी विभाग के द्वारा फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया होता है। अब देखो, कुतुब मीनार जो होता है इसकी नींव जो रखी होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी होती है ख्वाजा बख्तियार काकी के याद में। लेकिन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण, और वह इसकी केवल पहली मंजिल ही बनवा पाता है। उसके बाद इनका जो गुलाम होता है तथा इनका दामाद भी होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद तथा गुलाम होता है इल्तुतमिश, जो कि 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। उसने कुतुब मीनार को 225 फीट ऊंची 4 मंजिल इमारत के रूप में खड़ा किया होता है, बनवाया होता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय कुतुब मीनार पर बिजली गिरती है, जिससे उसका जो चौथी मंजिल होती है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक उसे 2 मंजिल छोटी मंजिल के रूप में बनवा देता है,
जिससे कुतुब मीनार की कुल 5 मंजिल हो जाती है और उसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़ जाती है और कुल उसकी ऊंचाई जो हो जाती है वह 234 फीट हो जाती है। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित नासिरिया मदरसा और हौज शमसी का जो मरम्मत होता है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। साथ ही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित हौज खास का भी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसके शासनकाल देखो 2 प्रमुख स्थापत्य विद थे। अब देखो इसने 300 शहरों का निर्माण करवाया और उसके अंतर्गत ही कई एक ऐतिहासिक धरोहर को भी वो संभालता है। तो उसके शासनकाल के 2 प्रमुख आर्किटेक्ट तो उसके नाम भी आप जान लो। एक पहले आर्किटेक्ट का नाम है मलिक सहना और उन्हीं का एक शिष्य है अहमद। ये फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे। अब ये फिरोज शाह तुगलक जो होता है वो दासों के निर्यात पर पाबंदी लगा देता है। अब सल्तनत काल में सर्वाधिक दास जो लगभग 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के अधीन थे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में होते हैं और इन दासों के देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना करता है। साथ ही अन्य विभाग का स्थापना भी करता है, तो उन्हें भी देखते चलते हैं साथ में। के बाद है दीवाने खैरात, जो कि गरीब मुसलमानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही उनके बेटियों के विवाह में भी मदद करता है। एक और है इसके बाद दीवाने इस्तिहाक, जो कि एक पेंशन विभाग है। यह असहाय और अनाथ मुसलमानों को पेंशन सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है रोजगार दफ्तर, यह बेरोजगार मुस्लिमों को रोजगार दिलाने में सहायता करता है। उसके बाद है दारुल सफ़ा, ये एक तरीके का एक खैराती अस्पताल है और इसमें मुफ्त उपचार कराया जाता है। अब देखो इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसके कारण इनकी तुलना अच्छे शासकों से की जाती है। हेनरी एलियट और एलिफिस्टन्स ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना जो होता है वो अकबर से की होती है। उन्होंने कहा होता है कि यह दिल्ली सल्तनत के अकबर के रूप में फिरोज शाह तुगलक को हेनरी एलियट और एलिफिस्टन ने नाम दिया। फिर हेनरी एलियट और एलिफिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी होती है फुतुहाते फिरोज शाही, और जो फिरोज शाह की मृत्यु होती है 80 वर्ष की आयु में सितंबर 1388 ईस्वी में हो जाती है और इन्हें दिल्ली के हौज खास परिसर में दफनाया जाता है। इतिहासकार बोलते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक का जो आखिरी समय होता है वो बहुत ही दुखों भरा होता है। 1374 ईस्वी में इसके उत्तराधिकारी पुत्र जो होते हैं फतेह खान, उनकी मौत हो जाती है और उसके कुछ वर्षों के अंतराल के बाद ही 1387 ईस्वी में उसके दूसरे पुत्र खाने जहां की भी मृत्यु हो जाती है। इससे फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज़्यादा आहत होता है और 80 वर्ष की आयु में सितंबर 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की भी मृत्यु हो जाती है। प्रसिद्ध इतिहासकार बर्नी के जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख़ फिरोज शाही और फतवा जहांगीरी, इससे तुगलक वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही एक अज्ञात विद्वान के द्वारा लिखी गई सीरत फिरोज शाही से भी फिरोज शाह तुगलक के इतिहास की जानकारी मिलती है। और तुगलक वंश के कार्यकाल में ही संगीत का एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुनियातुल मुगनिया, यह फिरोज शाह तुगलक के ही कार्यकाल में लिखा गया था। और 1388 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका पुत्र तुगलक शाह गियासुद्दीन द्वितीय के नाम से दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। यह 1388 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, लेकिन इन्हें कई एक आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ता है, जिसमें मोहम्मद खां और जफ़र खां के द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिससे गियासुद्दीन तुगलक ने असफलतापूर्वक इस विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन अबू बकर जो कि जफ़र खां का पुत्र होता है, वो एक षड्यंत्र के तहत अमीरों का समर्थन प्राप्त कर 1389 ईस्वी में एक योजना के तहत गियासुद्दीन द्वितीय की हत्या करवा देता है। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन होता है 1389 ईस्वी में, लेकिन यह भी आंतरिक विद्रोह के दमन में ही उलझा रहता है। नतीजा होता है कि यह अपने आप को सुदृढ़ नहीं कर पाता है। अंततः यह मोहम्मद खां के द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है और मोहम्मद खां इनके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है और इसने नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय की उपाधि धारण की होती है। इसके शासनकाल में 3 बड़े विद्रोह होते हैं, गुजरात के क्षेत्र में, इटावा के क्षेत्र में और दोआब के क्षेत्र में। गुजरात के क्षेत्र में यह अपने सेनापति को भेजता है विद्रोह के दमन के लिए, तथा इटावा और दोआब के क्षेत्र में यह खुद ही विद्रोह के दमन के लिए जाता है। लेकिन 1394 ईस्वी में अचानक इसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी होता है हुमायूं खां, जो कि 1394 ईस्वी में अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम के रूप में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर विराजमान होता है। लेकिन यह लगभग 2 माह तक ही शासन कर पाता है और अव्यवस्थित साम्राज्य में व्यस्त रहता है और इसी में इसकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है महमूद शाह, और यह 1394 से लेकर 1413 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। और नसरुद्दीन महमूद के नाम से दिल्ली सल्तनत पे ये शासन करता है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इसे भी राज्य में लगातार विद्रोह और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। नसरुद्दीन महमूद के समय 1398 ईस्वी में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण होता है। इसमें नसरुद्दीन महमूद जो होता है वो पराजित होता है और यह गुजरात भाग जाता है। तैमूर लंग दिल्ली को जीतता है, दिल्ली से खजाने को लूटता है तथा वापस जाते समय इसने मुल्तान और लाहौर और दीपालपुर के क्षेत्र का उत्तराधिकारी खिज्र खां को बनाकर जाता है, खिज्र खां के हवाले सौंप कर जाता है। यहाँ पर जो खिज्र खां जो होता है वो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो कर होता है उसका सालाना कर तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को भेजा करता है। अब देखो यहाँ पर नसरुद्दीन महमूद जो होते हैं इनकी हार होती है, इनकी पराजय होती है। अब तुगलक वंश कमज़ोर पड़ जाता है तो सभी जो राज्य होते हैं उनके वो खुद को स्वतंत्र करने लगते हैं। जौनपुर जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था, वहाँ सरकी वंश का शासन होता है और ये मलिक उल सरकी ने 1398 ईस्वी में विद्रोह कर जौनपुर को स्वतंत्र कर दिया। 1401 ईस्वी में मालवा भी खुद को स्वतंत्र कर देता है, वहाँ के शासक होते हैं दिलावर खां सूरी। 1407 ईस्वी में जफर खां ने गुजरात को भी स्वतंत्र करा दिया और 1413 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और कुछ महीनों तक एक अफ़गानी शासक दौलत खां दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है और इसे खिज्र खां के द्वारा पराजित कर सैयद वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत पे की जाती है। दौलत खां मारा जाता है खिज्र खां के हाथों। फिर यहाँ से शुरू होता है खिज्र खां का शासन जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश का कार्यकाल होता है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। यह दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश के बाद शासन करने वाला वंश होता है सैयद वंश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैयद वंश के इतिहास को कवर करेंगे। तो यहाँ पर तुगलक वंश का इतिहास कवर होता है, कंप्लीट होता है। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अन्य टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।